तो इस सेशन में आप सभी को यहाँ पर जो है बायोलॉजी के जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है आपके इंपॉर्टेंट, उन सभी को मैं यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों को वीडियो पूरा ध्यान से देखना है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि 3 मार्च से पहले पहले मैं यहाँ पर जो है पूरा कंप्लीट रिवीजन आपको बायोलॉजी का करवा दूंगा। ठीक है, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। बिल्कुल भी मैं आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप सभी लोगों को भी कमेंट वगैरह पर बिल्कुल फोकस नहीं करना है। जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं बस उनको एक एक करके आप लोग तैयार करते रहिए। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो वीडियो को आप दोबारा से जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला तो आपका यही है कि जैव तकनीकी क्या है, या फिर मानव हित में कृषि तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में जैव तकनीकी के उपयोग पर प्रकाश डालिए। अब देखिए, जैव तकनीकी हो या फिर जैव प्रौद्योगिकी बोला गया हो, मतलब एक ही है। जैव प्रौद्योगिकी क्या इस प्रकार से आ सकता है, इसके विभिन्न उपयोगों का वर्णन कीजिए। उपयोग या फिर महत्वपूर्ण उपयोग इस तरह से आ सकता है। ठीक है, मानव कल्याण में आपके जैव प्रौद्योगिकी के योगदान का संक्षेप उल्लेख कीजिए, या फिर जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध लिखिए। तो ये टॉपिक आपका अलग अलग तरीके से आ सकता है, तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि जैव तकनीक क्या है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है। दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, यहाँ पर अगर बात करूं, जो नए उत्पाद होते हैं एवं जो सेवाएं होती हैं, इनके लिए जो प्राकृतिक विज्ञान है, जीव, इसके अलावा उनकी कोशिकाओं, ऊतकों और इसके अलावा उनके अंगों व उनके आणविक अनुरूपों का जो समायोजन होता है, वही आपका कहलाता है जैव प्रौद्योगिकी। क्या कहलाता है, जैव प्रौद्योगिकी। तो ध्यान दीजिए, लिखना कैसे है। अब आपको वही बताया गया कि नए उत्पादों एवं सेवाओं हेतु जो है प्राकृतिक विज्ञान, जीवों और उनकी कोशिकाओं और ऊतकों, कोशिकाओं तथा ऊतकों और उनके अंगों व फिर आणविक अनुरूपों का जो समायोजन होता है, वो क्या कहलाता है, जैव प्रौद्योगिकी या फिर जैव तकनीकी कहलाता है। तो इस प्रकार से तो आपको इसको परिभाषित करना है। अब हम लोग बात करेंगे इसके उपयोग की, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी के जो है मानव जीवन में क्या उपयोग है इसका। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग की, यानी कि कृषि क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है। सबसे पहले तो यहाँ पर जो है पौधों की पोषण क्षमता में वृद्धि करने के लिए इसका उपयोग होता है। इसके अलावा कीट, कवक प्रतिरोधक प्रजातियों का उत्पादन करने में इसका प्रयोग होता है। जैव उर्वरकों की उपयोगिता विकसित करने में भी यहाँ पर प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है। इसके अलावा परागकोश संवर्धन द्वारा अगुणित पौधे भी तैयार किए जाते हैं इसके द्वारा। तो इस प्रकार जैव प्रौद्योगिकी से कृषि क्षेत्र में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग की, तो आप बता सकते हैं टीका उत्पादन इसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जीन अदला बदली द्वारा चिकित्सा की जाती है, जिसे आप जीन चिकित्सा भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो है स्टेरॉइड हार्मोन्स उत्पादन किया जाता है। गर्भावस्था में रोग की जानकारी मिलती है इसके द्वारा। तो इस प्रकार से आप इसके उपयोग बता सकते हैं। इसके अलावा प्रदूषण नियंत्रण और जैव प्रौद्योगिकी प्रदूषण नियंत्रण में क्या उपयोग है, तो वही बताया गया कि डीएनए पुनर्योगज तकनीक द्वारा ऐसे जीवाणु विकसित किए गए हैं जो समुद्र में तेल रिसाव के प्रदूषण को जो है प्रभावी रूप से कम या फिर समाप्त कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, ऐसे जीवाणु विकसित कर दिए गए हैं जिसके द्वारा जो है समुद्र में तेल रिसाव के प्रदूषण को जो है वो प्रभावी रूप से कम या फिर बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं। इसके अलावा उद्योग के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग की बात करें, उद्योग में क्या महत्व है इसका, तो वही बताया गया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा अधिक उत्पादन व उच्च गुणवत्ता देने वाले ऐसे सूक्ष्म जीव विकसित किए गए हैं जो एंटीबायोटिक एंजाइम, इसके अलावा कार्बनिक अम्ल, अल्कोहल आदि के व्यावसायिक उत्पादन में भी प्रयोग होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फोरेंसिक साइंस में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है, इसमें आप बता सकते हैं। आपका जो पीसीआर होता है, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रयोग ने जो है आपराधिक समस्याओं का निदान सुझाया है। इसके अलावा पारजीनी जंतुओं में इसका क्या महत्व, तो ये बताया गया कि पारजीनी जंतुओं के निर्माण से रोगों के अध्ययन, जैविक उत्पादों जैसे कि आपका 01 एंटी ट्रिप्सिन के उत्पादन, इसके अलावा अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन, इसके उत्पादन में सहायता यहाँ पर जो है मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में जो है प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग, जो औद्योगिक क्षेत्र है इसमें जैव प्रौद्योगिकी का क्या अनुप्रयोग है, तो वही बताया गया है कि डीएनए पुनर्योगज तकनीकी का प्रयोग करके जो है स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से ऐसे विभेद विकसित किए गए हैं जो क्लॉट बस्टर के रूप में कार्य करने वाले जो है एंजाइम
स्ट्रेप्टोकाइनेस का उत्पादन करते हैं। इसी प्रकार से आपका लाइपेज, पेप्टिनेज व प्रोटीएज एंजाइम प्राप्त करने हेतु भी जो है सूक्ष्म जीव विभेदों में आनुवांशिक उलटफेर किया जाता है, यानी कि यहाँ पर जो उनके जीन में परिवर्तन किया जाता है। डेयरी उद्योग हो गया आपका, इसके अलावा फार्मास्यूटिकल्स हो गया, कॉस्मेटिक उद्योग हो गया, इनमें भी इस तकनीक की सहायता ली जाती है। इसके अलावा पुनर्योगज डीएनए तकनीक के द्वारा जो है विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों में आनुवांशिक परिवर्तन करके इनका उपयोग जो होता है वो विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा मेथेनॉल, एसीटोन, ग्लिसरॉल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल आदि रसायनों का औद्योगिक निर्माण जो है वो सब यहाँ पर इसी तकनीकी के द्वारा जो है वो संभव हो पाया है। तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर इसके महत्व को समझा सकते हैं। अब इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ अगले क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर बात हुई है जीन चिकित्सा की, यानी कि जीन चिकित्सा क्या है। इसके अलावा एडिनोसिन डीएमिनेज, जिसे आप शॉर्ट में बोल सकते हैं एडीए की कमी का एग्जाम्पल देते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए सबसे पहले किसकी बात हुई, जीन चिकित्सा की। जीन चिकित्सा में क्या होता है, जीन जो है यानी कि जैसे आनुवांशिक रोगों का इलाज, जिसमें किसी जीन को जो है रोगी मानव की कोशिकाओं या फिर ऊतक में प्रवेश करा दिया जाता है। मान लीजिए कोई रोगी है, उस रोगी में जो है कोई जीन की कमी है या फिर कोई जीन अनुपस्थित है या फिर उसी में आनुवांशिक रोग है, तो उस रोगी में जो है उस जीन को जो है उसकी कोशिकाओं में या फिर ऊतक में क्या किया जाता है, प्रविष्ट करा दिया जाता है, यानी कि प्रवेश करा दिया जाता है उस जीन को। तो इसे बोलते हैं जीन चिकित्सा। क्या बोलते हैं, जीन चिकित्सा इसे बोला जाता है। तो वही यहाँ पर बताया गया कि जिन आनुवांशिक रोगों का इलाज किसी जीन को रोगी मानव की कोशिकाओं, ध्यान दीजिए क्या बताया गया, जिन आनुवंशिक रोगों का इलाज जो है इसके लिए किसी जीन को रोगी मानव की कोशिकाओं अथवा ऊतकों में प्रविष्ट करवा के किया जाता है। उसका इलाज जो है उसकी कोशिकाओं में या फिर ऊतकों में प्रविष्ट करा के किया जाता है, तो उसे बोलते हैं जीन चिकित्सा। क्या बोला जाता है, जीन चिकित्सा। और इस विधि में भ्रूण अथवा अन्य शिशुओं में जो है जीन जनित रोगों की पहचान व निदान की विधि जो है वो अपनाई जाती है। तो इस प्रकार आप जीन चिकित्सा के बारे में बता सकते हैं। इसके अलावा गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता रोग, यह जो है एक प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करने वाला दुर्लभ रोग होता है, ठीक है। और इसको जो है बबल बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। और यह रोग जो होता है ये एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित एक जीन जो है एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज के संश्लेषण हेतु जो है उत्तरदायी होता है। क्योंकि पहले ही पूछा गया कि इसकी कमी का उदाहरण देते हुए आपको इसको सचित्र वर्णन करना है, तो वही बताया गया इसके संश्लेषण द्वारा ये उत्तरदायी होता है और इसमें उत्परिवर्तन के भी कारण होते हैं, ठीक है। और यह एंजाइम जो है प्रतिरक्षा तंत्र के सफल कार्यान्वयन हेतु जो है अत्यंत आवश्यक होता है। इसलिए यहाँ पर SCID से ग्रसित जन्मे शिशुओं में प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो उपस्थित नहीं होता है, जिससे इनमें संक्रमणों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो यहाँ पर नहीं होती है। तो इसके लिए क्या किया गया था, तो वही बताया गया कि जीन चिकित्सा का प्रयोग जो है वो सबसे पहले 1990 में किया गया था। कब किया गया था, 1990 में। इसमें जो एक 4 वर्षीय लड़की में जो है एंजाइम एडिनोसिन डीएमिनेज की न्यूनता यानी कि अभाव यानी उसकी कमी को दूर करने के लिए जो है किया गया था। तो इसके उपचार को समझने के लिए यहाँ पर ये फिगर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसके लिए क्या प्रयोग किया जाता है, इसके उपचार के लिए जो सामान्य जीन होता है, यहाँ पर उपचार के लिए जो सामान्य जीन होता है इसको जो है RNA की अनुप्रति को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है रिट्रो विषाणु, याद रखिएगा रिट्रो विषाणु या फिर मान लीजिए अन्य किसी भी विषाणु वाहक में स्थानांतरित करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जाता है, जिस जीन को यहाँ पर रोगी की कोशिका में प्रवेश कराना है सबसे पहले उस सामान्य जीन के लिए एक वाहक चाहिए। वाहक मतलब जिसके द्वारा यहाँ पर उस जीन को यहाँ पर कोशिका में भेजा जाएगा, तो उसके लिए एक वाहक चाहिए। तो वाहक के रूप में क्या यूज किया जाता है, रिट्रो विषाणु या फिर इसके अलावा जो है आप किसी अन्य विषाणु वाहक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं और इसी में सबसे पहले उस सामान्य जीन को क्या किया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। उसके अंदर जो है सबसे पहले उसी सामान्य जीन को जो है वो स्थानांतरित किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो रोगी था उसकी अस्थि मज्जा से कोशिकाओं को निकालकर
रोगी जो होता है उसकी जो अस्थि मज्जा होती है, उसकी अस्थि मज्जा से हम लोग क्या करते हैं, कोशिकाओं को निकालते हैं। यहाँ पर जो है उससे क्या किया जाता है, कोशिकाओं को निकालते हैं और उसमें विषाणु का क्या करते हैं, संक्रमण कराते हैं। जो यहाँ पर ये आपका रेट्रो विषाणु था, इसमें क्या किया गया था, इसमें उस सामान्य जीन को यहाँ पर स्थानांतरित किया गया था। उसके बाद मैंने क्या बताया, जिस रोगी से कि यहाँ पर कोशिका में प्रवेश कराना है, उसकी अस्थि मज्जा से हम लोग पहले कोशिका को निकालते हैं और कोशिका को निकालने के बाद उस यहाँ पर मरीज की जो अस्थि मज्जा कोशिका होती है उसमें इस विषाणु के द्वारा क्या किया जाता है, संक्रमण कराया जाता है। और संक्रमण कराने के साथ साथ यहाँ पर कोशिका जो होती है इसका संवर्धन होता है। क्या होता है, कोशिका का यहाँ पर हम लोग संवर्धन करते हैं। और इस स्थिति में विषाणु के जो आरएनए जीनोम होते हैं, इस पर बना जो डीएनए प्रतिलेख होता है, ये पोषद कोशिकाओं के गुणसूत्रीय डीएनए में प्रवेश कर जाता है। यहाँ पर जो पोषद कोशिकाएं होती हैं उनके गुणसूत्रीय डीएनए में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। और इन्हीं कोशिकाओं को दोबारा से फिर क्या किया जाता है, अब इन कोशिकाओं को जो है पुनः उसी रोगी की अस्थि मज्जा में जो है वो प्रवेश करा दिया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है जीन चिकित्सा आपकी होती है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। सबसे पहले सामान्य जीन को एक वाहक चाहिए, तो वाहक के रूप में रेट्रो विषाणु का प्रयोग करते हैं, रेट्रो विषाणु में इनका स्थानांतरण करते हैं। उसके बाद जिस रोगी की यहाँ पर कोशिका में उसको प्रवेश कराना होता है, अस्थि मज्जा से पहले उस कोशिका को निकालते हैं, फिर उस कोशिका के साथ जो है इस विषाणु का संक्रमण कराया जाता है और उसके बाद पुनः जो है इन्हीं कोशिकाओं का संवर्धन करके इन कोशिकाओं को वापस से जो है उस रोगी की अस्थि मज्जा में प्रवेश करा दिया जाता है। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया गया है कि इसके उपचार हेतु जो है जो सामान्य जीन होता है जो रोगी में अनुपस्थित होता है, उस जीन को जो है यहाँ पर आरएनए की अनुप्रति को रेट्रो विषाणु या फिर अन्य किसी विषाणु वाहक में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है रोगी की अस्थि मज्जा से कोशिकाओं को निकालकर, उसकी अस्थि मज्जा से क्या करते हैं, कोशिकाएं निकालते हैं और उसमें जो है विषाणु का संक्रमण कराते हैं तथा कोशिका का जो है संवर्धन करते हैं। और इस स्थिति में जो विषाणु होता है इसके आरएनए जीनोम पर बना डीएनए प्रतिलेख जो होता है ये पोषद कोशिकाओं के गुणसूत्रीय डीएनए में प्रवेश कर जाता है और इन कोशिकाओं को पुनः जो है रोगी की अस्थि मज्जा में अंतःक्षेपित कर दिया जाता है, यानी कि वापस से प्रवेश करा दिया जाता है। इस प्रकार रोगजनक विषाणुओं के आनुवांशिक पदार्थों में जो है परिवर्तन करके कैंसर, इसके अलावा एड्स जैसे घातक रोगों के विषाणुओं को जो है वो रोगजनक होने से रोककर इन्हीं को रोग के उपचार में जो है वो सक्षम बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर जो है जीन चिकित्सा को समझा सकते हैं इसके बारे में। तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो फिगर बताया गया है इसको आपको एक बार अच्छे से देख के तैयार कर लेना है, फिर इसी के अनुसार जो है आपको अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर लिख देना है। कुछ भी बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि जैव विकास क्या है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि जैव विकास क्या है। इसके अलावा जैव विकास के पक्ष में प्रमाण लिखिए, इनमें से किन्हीं दो को समझाइए। या फिर हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अवशेषी अंग क्या है, मनुष्य के 4 अवशेषी अंगों का उल्लेख कीजिए, ये किस प्रकार जैव विकास को प्रमाणित करते हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है। या फिर समजात एवं समृद्धि अंगों को संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से यहाँ पर आ सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है निम्न स्तर के जो सरल जीव होते हैं और उनमें जो क्रमिक परिवर्तन होता है, यहाँ पर क्रमिक परिवर्तन द्वारा जो है जो आधुनिक जटिल जीव होते हैं इनकी उत्पत्ति जो होती है वही आपका जैव विकास कहलाता है। मैंने क्या बताया कि निम्न स्तर के जो सरल जीव होते हैं, इसको आप देखिए किस तरह से लिखना है, वही आपको समझ में आ जाएगा कि निम्न स्तर के जो सरल जीव होते हैं इनसे क्रमिक परिवर्तनों द्वारा आधुनिक जटिल जीवों की जो उत्पत्ति होती है इसी को बोलते हैं जैव विकास। क्या बोला जाता है, आधुनिक जटिल जीवों की उत्पत्ति जो होती है वो किसके द्वारा, वहां पर सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा जो आधुनिक जटिल जीवों की उत्पत्ति होती है इसको बोला जाता है जैव विकास। और यह धीमी गति से होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन होता है। जैव विकास जो होता है आपका ये धीमी गति से होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन होता है। और जैव विकास की पुष्टि जो होती है वो निम्नलिखित प्रमाणों से की जाती है। अब इसकी पुष्टि यानी कि इसकी पहचान किससे की जाती है, सबसे पहले तुम लोग बात करेंगे यहाँ पर अवशोषी अंगों से प्रमाण। इसीलिए आपको यहाँ पर अवशोषी अंग से संबंधित क्वेश्चन यानी कि किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अवशोषी अंगों से क्या प्रमाण मिलते हैं, जीवधारियों के शरीर में अनेक पूर्वकालिक क्रियाशील अंगों के चिन्ह या फिर अवशेष पाए जाते हैं। यानी कि पूर्वज जातियों में ये अंग जो थे वो क्रियाशील थे और उपयोगी थे, लेकिन जीवधारियों द्वारा
उपयोग ना किए जाने से ये अवशेषी अंग हो गए। अवशेषी का मतलब अब इनके केवल अवशेष ही बचे हैं, ये अंग उपस्थित नहीं है, अंततः विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनका यूज जब नहीं किया जाएगा तो ये क्या होंगे, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। और कुछ अवशेषी अंग इस प्रकार से हैं, जैसे कि सबसे पहले ध्यान दीजिए कौन कौन से अवशेषी अंग हैं। एक तो आपका कर्ण पल्लव पेशियां, ये मनुष्य में अक्रिय तथा अवशेषी होती हैं। शरीर पर बाल, ठीक है, ताप नियंत्रण में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। इसके अलावा प्लीका, सेमुल नेरिश, निमेशक पटल का अवशेषी है। इसके अलावा अक्ल दाढ़, तीसरा मोलर दंत है जो अनावश्यक होता है। इसके अलावा क्रम रूपी परिशेषिका सेलुलोस के पाचन हेतु होती है, परंतु मनुष्य में उपयोगी नहीं होती है। तो जो भी चीजें उपयोग में नहीं थी, यानी कि उनका कोई उपयोग नहीं था और वो क्रियाशील भी नहीं थी, तो वो धीरे धीरे क्या हो गई, वो शरीर से लुप्त हो गई। तो उनके केवल अब यहाँ पर अवशेष ही जो है वो पाए जाते हैं, तो वो आपके अवशेषी अंग हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरा आपका क्या है, जैव विकास के तुलनात्मक आकारिकी से प्रमाण यहाँ पर क्या मिलता है। देखिए, जंतुओं की जो तुलनात्मक आकारिकी है, इसके अध्ययन से ज्ञात होता है कि एक ही उत्पत्ति के अंग जो है वो भिन्न भिन्न जंतुओं में आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न आकार के यहाँ पर हो जाते हैं। क्या बताया गया कि एक ही उत्पत्ति के अंग जो है वो भिन्न भिन्न जंतुओं में आवश्यकता अनुसार, मतलब जिस प्रकार से उनको आवश्यकता है उस प्रकार जो है भिन्न भिन्न आकार प्रकार के हो जाते हैं। जबकि यहाँ पर अनेक जंतुओं में एक कार्य को करने के लिए विकसित विभिन्न प्रकार के अंगों की उत्पत्ति में समरूपता होती है। इनको क्रमशः समजातता या फिर समरूपता कहते हैं। इस प्रकार से आप इसके बारे में बता सकते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर समजात अंगों की। समजात अंग कौन से होते हैं, वे रचना। देखिए यहाँ पर जो आप पॉइंट पढ़ रहे हैं ये सारे मैंने लग उत्तरी में लगभग आपको पॉइंट वाइज, यानी कि वहां पर जैसे कि समजात अंग क्या है इनके बारे में पूछा गया था, तो वहां पर मैंने आपको अलग अलग क्वेश्चंस के अनुसार इनको समझा दिया है। अब वही चीज क्या हो गई, एक मिलाकर पूरा क्वेश्चन बना दिया गया दीर्घोत्तरी के रूप में, ठीक है। तो वही चीजें यहाँ पर भी आपको पढ़नी है। तो समजात अंग वे रचनाएं जो उत्पत्ति एवं मूल रचना में समान होती हैं, जो उत्पत्ति और मूल रचना में समान होती हैं, लेकिन कार्य के अनुसार जो है इनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, और इन रचनाओं को समजात अंग और इस गुण को समजातता कहते हैं। जैसे कि सील, ये व्हेल के चप्पू, इसके अलावा पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, मनुष्य के हाथ और घोड़े की अगली टांगे मूल रचना में समान होती हैं, और इन सभी में ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कार्पल्स व मेटाकार्पल्स और अंगुलास्थियां जो है होती हैं। और ये सभी रचनाएं जो है अलग अलग कार्यों के लिए अनुकूलित और रचना में भिन्न होती हैं। अब सभी को पता है यहाँ पर व्हेल के चप्पू, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, मनुष्य के हाथ, ये सभी जो है यहाँ पर रचना में भिन्न होते हैं और कार्यों के लिए भी अलग अलग यहाँ पर अनुकूलित होते हैं। और समजातता से यह प्रमाणित होता है कि इन सभी का जो विकास है वो समान पूर्वजों से हुआ है। इनका जो विकास हुआ है वो समान पूर्वजों से हुआ है, और यह जो है अपसारी विकास दर्शाता है। क्या दर्शाता है, ये जो है यहाँ पर अपसारी विकास को दर्शाता है। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे समरूप अंगों की। समरूप अंग क्या होते हैं, ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए अनुकूलित होते हैं। अभी जो मैंने अंग बताया आपको उसमें कार्य उनके अलग अलग थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो समान कार्य के लिए अनुकूलित हो जाने के फलस्वरूप जो है एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन मूल रचना एवं उत्पत्ति में दोनों भिन्न होते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, समरूप अंग बोला जाता है। और इस स्थिति को समरूपता या फिर समवृत्तिता कहते हैं। और यहाँ पर कीट पतंगों के जो पंख होते हैं पक्षियों एवं चमगादड़ के पंखों के समान दिखाई देते हैं। जैसे कीट पतंग है, इनके पंख पक्षियों एवं चमगादड़ के पंख समान दिखाई पड़ते हैं तथा उड़ने का कार्य करते हैं, परंतु अकशेरुकी होने के कारण कीटों के पंखों में कंकाल नहीं पाया जाता है, जबकि चमगादड़ व पक्षी कशेरुकी हैं और इनमें अस्थियों और उपास्थियों का कंकाल जो है वो पाया जाता है। समरूपता से जो है अभिसारी जैव विकास के प्रमाण प्राप्त होते हैं। किस जैव विकास के, अभिसारी जैव विकास के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसके अलावा तीसरा है संयोजक कणियों से प्रमाण। संयोजक कणियां कौन सी है जिनसे प्रमाण मिलते हैं जैव विकास के, कुछ जीव जातियों में जो है कम विकसित जातियों के साथ ही जो है उच्च श्रेणी की अधिक विकसित जातियों के लक्षण मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। क्या बताया गया कि कुछ जीव जातियों में कम विकसित जातियों के साथ ही जो है उच्च श्रेणी की अधिक विकसित जातियों के लक्षण जो है वो मिश्रित रूप में पाए जाते हैं।
और ये संयोजक कणियां या फिर संयोजक जातियां कहलाती हैं। जैसे कि विषाणु, विषाणु जो होता है ये सजीव तथा निर्जीव के मध्य की कड़ी है। युगलिना, ये जो है पादप तथा जंतुओं के मध्य की कड़ी होती है आपकी युगलिना, और इनमें जो है पर्णहरिम पाया जाता है। आपका जो युगलिना होता है इसमें यहाँ पर जो है पर्णहरिम पाया जाता है। इसके अलावा आप बता सकते हैं यहाँ पर आर्कियोप्टेरिक्स, ये क्या होता है, इसके जीवाश्म जो होते हैं वो जुरैसिक काल की चट्टानों से प्राप्त हुए थे, और इसमें जो है आपके सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के लक्षण जो है वो पाए जाते थे। और सरीसृपों की तरह लंबी पूंछ, दांत युक्त चोंच, यहाँ पर नखर युक्त पंजे, और इसके अलावा पक्षियों की तरह पर यहाँ पर जो है युक्त पंख पाए जाते थे। ये समतापी थे, और इससे स्पष्ट है कि पक्षियों की उत्पत्ति जो होती है सरीसृपों से ही हुई थी। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। और तीसरा यहाँ पर है जीवाश्मकी से प्रमाण। यहाँ पर जो है जीवाश्मकी से किस प्रकार से इसके प्रमाण जो है वो मिलते हैं, तो इससे बता सकते हैं कि जीवाश्म जो होते हैं वो भूपटल की चट्टानों से प्राचीन कालीन जीवधारियों के अवशेष प्राप्त होते हैं, और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें बोलते हैं जीवाश्म। और जीवाश्मों की जो आयु है इसकी गणना जो की जाती है वह चट्टानों में पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्वों तथा इनके समस्थानिक और रेडियोधर्मिता विहीन तत्वों की जो है आनुपातिक मात्रा के आधार पर जो है वो की जाती है। और ये मुख्यतः जो है स्तरित चट्टानों से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं, स्तरित चट्टानों से प्राप्त होते हैं, तथा जैव विकास को समझने में अपनी भूमिका जो है यहाँ पर निभाते हैं। और जीवाश्मों से जैव विकास के वास्तविक एवं ठोस प्रमाण मिलते हैं। इनकी सहायता से हमें विभिन्न कालों में हुई घटनाओं और परिवर्तनों का पता जो है यहाँ पर चलता है। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑप्शन और है, यहाँ पर जो है भ्रौणिकी से प्रमाण, यहाँ पर जो है भ्रौणिकी से क्या प्रमाण मिलते हैं, तो आप बता सकते हैं कि वान बेयर के अनुसार जीवधारी जो है ये भ्रूणीय विकास के समय जो है अपने पूर्वजों की भ्रूणावस्थाओं को दोहराते हैं। यहाँ पर जो भी जीवधारी होते हैं जब इनका भ्रूणीय विकास होता है तो उसके समय ये जो होते हैं ये अपने पूर्वजों की जो भ्रूण की अवस्थाएं होती हैं उनको दोहराते हैं, और इससे यहाँ पर व्यक्ति वृंत में जाति वृंत की पुनरावृत्ति या फिर यहाँ पर जो है पुनरावृत्ति सिद्धांत इसे कहते हैं। और विभिन्न कशेरुकी जंतुओं के भ्रूण में जो है गिल, दरारें और कोश पाए जाते हैं। प्रारंभ में इनका हृदय जो होता है वो द्विकोष्ठीय होता है। इससे स्पष्ट होता है कि इनका जो विकास होता है वो मत्स्य वर्ग के प्राणियों से हुआ है। किससे हुआ है, इनका विकास जो हुआ है वो मत्स्य वर्ग के प्राणियों से हुआ है। और यहाँ पर बहुकोशिकीय जंतुओं के भ्रूणीय विकास में जो है मोरुला, इसके अलावा ब्लास्टुला तथा गैस्टुला अवस्थाएं जो है वो पाई जाती हैं। और युग्मनज से प्रोटोजोवा तथा गैस्टुला से सीलेंट्रेटा जैसे पूर्वज जंतुओं के आगमन का भी ज्ञान होता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर पक्षियों में भ्रूणीय विकास के समय जो है उत्सर्जी पदार्थ क्रमशः आपका अमोनिया, यूरिया और अंत में यूरिक अम्ल होता है। इससे जैव रासायनिक पुनरावृत्ति बोला जाता है। तो इन सभी तथ्यों से प्रमाणित होता है कि मछलियाँ सभी कशेरुकी जंतुओं की सह पूर्वज थी। तो इस प्रकार जो है आप यहाँ पर जो है इन सभी के बारे में यानी कि जैव विकास के बारे में समझा सकते हैं। देखिए अब ये उत्तर आपका लॉन्ग है तो अब आपको यहाँ पर ये देख के घबराना नहीं कि इतना बड़ा उत्तर कैसे तैयार करना, आपको पॉइंट वाइज तैयार करना है। मतलब आपको यहाँ पर एक एक पार्ट इसका पढ़ना है। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पर अवशोषी अंग के बारे में तैयार करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप जैव विकास की तुलना जो है इनके आकार से कैसे की जाएगी इनके बारे में तैयार करेंगे। समजात अंग क्या होते हैं, फिर समरूप अंग क्या होते हैं, संयोजक कणियों से कैसे प्रमाण मिलते हैं। आपको एक एक हेडिंग को देखना है तो आपको ये लघु उत्तरी जैसा दिखाई देगा, ठीक है। आपको एक एक पॉइंट को यहाँ पर अच्छे से तैयार करते जाना है, क्योंकि हो सकता है ये दीर्घ में ना कर इससे किसी एक भाग के बारे में पूछ लिया जाए कि जहां पर जैव विकास के लिए जो है भ्रौणी से कैसे प्रमाण मिलते हैं, ठीक है, भ्रौणिकी से किस प्रकार से प्रमाण मिलते हैं, तो इससे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो इनको आपको यहाँ पर अच्छे से जो है वो तैयार करना है। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन देखिए। अब जैसे कि इस क्वेश्चन की बात की तो ये मैंने लघु उत्तरी में पढ़ाया था कि उत्परिवर्तन क्या होता है, जैव विकास में इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये क्वेश्चन तो आपने लघु उत्तरी में भी पढ़ा है और दीर्घ उत्तरी में भी पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा यही क्वेश्चन आपका दूसरे तरीके से आ सकता है कि ह्यूगो डी व्रीज के उत्परिवर्तन सिद्धांत को समझाइए। तो उत्परिवर्तन क्या है, उत्परिवर्तन जो है अचानक आने वाले जो बड़े परिवर्तन होते हैं यानी कि जो अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं उन्हीं को बोलते हैं उत्परिवर्तन। क्या मैंने बताया कि अचानक आने वाले बड़े परिवर्तन जो अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं उन्हीं को बोलते हैं उत्परिवर्तन।
तो वही यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका उत्परिवर्तन होता है ये अचानक आने वाले बड़े परिवर्तन जो अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं क्या कहलाते हैं, उत्परिवर्तन कहलाते हैं। और ह्यूगो डी ब्रीज ने जो है हॉलैंड के एक प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री ने सांध्य प्रिमरोज और इसके अलावा आइनोथेरा लैमार्कियाना नामक पादप की दो स्पष्ट किस्में देखी जिनमें तने की लंबाई, पत्तियों की आकृति और पुष्पों की आकृति एवं रंग में जो है स्पष्ट भिन्नताएं थी। ये किसने चेक किया था, ये ह्यूगो डी ब्रीज। ये कौन थे, ये हॉलैंड के एक प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री थे और इन्होंने जो है प्रिमरोज या फिर आइनोथेरा लैमार्कियाना नामक पादप की दो स्पष्ट किस्में यानी कि दो प्रजातियां देखी जिनमें तने की लंबाई, पत्तियों की आकृति और पुष्पों की जो आकृति और इसके अलावा रंग था इनमें स्पष्ट भिन्नताएं थी। मतलब यहाँ पर जो है बिल्कुल स्पष्ट अंतर यहाँ पर था, ठीक है। और इन्होंने यह भी देखा कि अन्य पीढ़ियों में कुछ अन्य प्रकार की वंशागत भिन्नताएं भी जो है वो उत्पन्न हुई। जैसे कि यहाँ पर क्या चेक किया, एक तो जातीय लक्षणों में होने वाले इन आकस्मिक वंशागत परिवर्तनों को डी व्रीज ने जो है उत्परिवर्तन कहा और सन 1901 में उन्होंने इस संबंध में एक उत्परिवर्तन सिद्धांत भी प्रस्तुत किया। इसके अलावा यहाँ पर जो है जाति का जो प्रथम सदस्य है जिसमें उत्परिवर्तन होता है उससे उत्परिवर्तक बोलते हैं। जिसमें यहाँ पर जो उत्परिवर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तक बोला जाता है। इसके अलावा उत्परिवर्तन जो होते हैं ये अनिश्चित होते हैं तथा लाभदायक या हानिकारक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जो उत्परिवर्तन होते हैं ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं, मतलब इनसे लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है। इसके अलावा उत्परिवर्तन किसी जीन विशेष में होते हैं जिनमें जनन द्रव्य में परिवर्तन होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, उत्परिवर्तन जो होते हैं किसी जीन विशेष में होते हैं जिससे क्या होता है, जनन द्रव्य में परिवर्तन होता है, अतः अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। ये क्या होते हैं, अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो जीन उत्परिवर्तन, दूसरा गुणसूत्र उत्परिवर्तन और तीसरा यहाँ पर होता है गुणसूत्र समूह उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन जो होता है आपका ये प्रायः युग्मक जनन के समय होने वाली त्रुटियों के कारण, शरीर की भीतरी दशाओं के कारण अर्थात स्वजात उत्परिवर्तन जो होता है ये वातावरणीय दशाओं के कारण अर्थात प्रेरित या फिर बहिर्जात उत्परिवर्तन जो है कहलाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो बता सकते हैं ये जो है कृत्रिम कारणों से भी होते हैं। किससे होते हैं, कृत्रिम कारणों से। कृत्रिम रूप से आपकी एक्स किरणों, पराबैंगनी किरणों और इसके अलावा परमाणु विकिरण, अनेक रसायनों जैसे कि मस्टर्ड गैस आदि के प्रभाव से भी उत्पन्न किए जाते सकते हैं। यहाँ पर जो उत्परिवर्तन जो है इन सभी से भी उत्पन्न किए जा सकते हैं और इन कारकों को उत्परिवर्तन जन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तन जन कहा जाता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जैव विकास की क्रियाविधि में उत्परिवर्तन का क्या महत्व है। जो जैव विकास की क्रियाविधि है इसमें उत्परिवर्तन का जो है वो क्या महत्व है, वही यहाँ पर बताया गया है कि उत्परिवर्तन के कारण जीवों में विकासशील विभिन्नताएं कम समय में उत्पन्न होती हैं। यहाँ पर जो है उत्परिवर्तन के कारण जीवों में जो विकासशील विभिन्नताएं होती हैं ये सबसे कम समय में उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा एक जनन जाति से कई मिलती जुलती जातियां जो है उत्पन्न हो जाती हैं और संयोजी कणियों की उपस्थिति को जो है उत्परिवर्तन सिद्धांत द्वारा सहज ही यहाँ पर समझा जा सकता है, यानी कि सरलता से समझा जा सकता है। और इसके अलावा कृत्रिम उत्परिवर्तन द्वारा अनेक उन्नत फसलों की प्रजातियां तैयार की गई हैं, जैसे कि गामा किरणों की सहायता से गेहूं की सोनोरा 64, इसके अलावा शरबती 64 किस्में और इसके अलावा यहाँ पर जो है कालचिसिन नामक रसायन से गेंदा, जीनिया आदि के बड़े पुष्प वाले पादप आदि प्राप्त जो है यहाँ पर किए गए हैं, इस प्रकार से उत्परिवर्तन करके। इसके अलावा लघु परिवर्तन जो होता है आपका ये जैव विकास के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि इनसे जो है पूर्वज तथा नई जाति के बीच की अवस्थाओं जैसे कि प्रजाति तथा उपजाति के बनने के कारण जो है वो ज्ञात होते हैं। इसी से जो है आपके यहाँ पर प्रजाति और उपजाति बनने के जो है कारण मिलते हैं, यानी कि ज्ञात होते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में जो है वो बता सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि डार्विन के जैव विकास संबंधित सिद्धांतों का
वर्णन कीजिए। अब ये क्वेश्चन अलग अलग से प्रकाश आ सकता है कि डार्विनवाद का सविस्तार वर्णन कीजिए, डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत का वर्णन कीजिए, या फिर डार्विन की विकासशील परिकल्पना के मुख्य सिद्धांत बताइए। तो क्वेश्चन आपका अलग अलग तरीके से यहाँ पर आ सकता है। तो याद रखिएगा कि जो चार्ल्स डार्विन थे, इन्होंने सन 1859 में जो है अपनी जो पुस्तक थी यानी कि प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति में अपने सिद्धांतों की जो है वो व्याख्या प्रस्तुत की थी। इन्होंने अपनी पुस्तक प्राकृतिक चयन द्वारा जातियों की उत्पत्ति, इसमें जो है इन्होंने अपने सिद्धांतों की जो है व्याख्या प्रस्तुत की थी, जिसमें इन्होंने सबसे पहले जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, जो जीव होते हैं उनमें संतानोत्पत्ति की जो है वो प्रचुर क्षमता के बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव में अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जो है संतानोत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। मतलब ये सभी जीवों में होती है, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए जो है संतान को उत्पन्न करने की जो है अपार क्षमता होती है। और इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवों की इन जातियों की जो है आबादी या फिर समष्टि जो है वो लगभग निश्चित तथा संतुलित रहती है। ये भी याद रखिएगा, ये जो आबादी होती है इनकी, ये समष्टि लगभग निश्चित या फिर संतुलित रहती है। इसके अलावा जीवन संघर्ष के बारे में बताया कि सभी जीव जो है वो जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हैं। भोजन, आवास तथा उचित वातावरण के लिए जीवधारियों में जीवन संघर्ष होता है। जीवन संघर्ष जो है सजातीय, अंतरजातीय तथा वातावरणीय जो है हो सकता है। जब वातावरण चेंज होता है तब उसके अनुसार जीवन संघर्ष, ठीक है, ये अलग अलग तरीके का हो सकता है। इसके अलावा विभिन्नताएं एवं उनकी वंशागति के आधार पर इन्होंने बताया कि जो समरूप यानी कि जुड़वा बच्चों को छोड़कर एक ही जोड़े से उत्पन्न एक जाति के सभी सदस्य समान नहीं होते हैं। क्या बताया गया? जो समरूप जुड़वा बच्चे होते हैं इनको छोड़कर केवल एक ही जोड़े से उत्पन्न एक जाति के सभी सदस्य जो है वो समान नहीं होते हैं। इनमें से कुछ न कुछ विभिन्नताएं जो है वो अवश्य होती हैं। विभिन्नताएं लाभदायक, बेकार या फिर हानिकारक भी होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर याद रखिएगा कि लाभदायक विभिन्नता जो होती है, ये जीवधारी जो होते हैं वो जीवन संघर्ष में सफल होते हैं, और लाभदायक विभिन्नताएं संतानों में वंशागत जो है वो हो जाती हैं। इसके अलावा इन्होंने जो है योग्यतम की उत्तरजीविता तथा प्राकृतिक चयन के बारे में बताया। इन्होंने बताया कि किसी जाति विशेष के वे जीव जो प्रकृति में सफलतापूर्वक अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं और स्वस्थ संतानें उत्पन्न करके अपने वंश या फिर जाति को चलाने में सबसे अधिक सहायता देते हैं, डार्विन के अनुसार ऐसे ही योग्यतम जीवों का प्रकृति जो है वो चयन करती है। डार्विन के अनुसार जो है ऐसे ही योग्यतम जीवों का प्रकृति क्या करती है? चयन करती है। लाभदायक लक्षण जो होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते जाते हैं। इसके अलावा वातावरण में निरंतर परिवर्तन, इसके बारे में बताया कि जो जीवधारी होते हैं ये निरंतर वातावरण से प्रभावित होते रहते हैं। वातावरणीय दशाओं से प्रभावित होने के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। इसी से प्रभावित होने के कारण यहाँ पर जो है विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और विभिन्नताओं के कारण जो है जीवधारी स्वयं को वातावरण से अनुकूलित किए रहते हैं। जो जीवधारी स्वयं को वातावरण से अनुकूलित नहीं कर पाते वो क्या होते हैं? वो नष्ट हो जाते हैं। डार्विन ने इसे प्रकृति चयन तथा हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहा है। डार्विन ने इसे क्या बताया? प्राकृतिक चयन, और हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या बताया? योग्यतम की उत्तरजीविता जो है इसे बताया है। और इसके अलावा नई जाति की उत्पत्ति, डार्विन के अनुसार जीवों की जितनी भी जातियां हैं सभी प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई हैं। किसके फलस्वरूप? प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप जो है यहाँ पर उत्पन्न हुई हैं। तो यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा दीजिए। परिभाषा तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लघु उत्तरी में, अति लघु उत्तरी में। और फिर इसके प्रमुख घटकों के नाम और एक तालाब के पारितंत्र का जो है सचित्र वर्णन कीजिए। अब जैसे कि मैं बात करूं पारिस्थितिकी तंत्र की, तो यहाँ पर बताया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? ये किया था एजी टेंसले ने। और कब किया था? 1935 ईस्वी में जो है पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सबसे पहले एजी टेंसले ने किया था। और इनके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के जैविक तथा अजैविक सभी कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रतिक्रियाओं द्वारा व्यक्त होता है। इन्होंने क्या बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है वो एक ऐसा तंत्र होता है जो वातावरण के जैविक
और अजैविक सभी कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं द्वारा व्यक्त होता है। और पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है? एक क्रियात्मक इकाई होती है। और पारिस्थितिक तंत्र के घटक की बात की जाए तो यहाँ पर आपके जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र जो होता है आपका जैविक और अजैविक इन्हीं दोनों घटकों से मिलकर बना होता है। जैसे कि यहाँ पर ये फिगर देखिए, अब यहाँ पर हरे पौधे क्या होते हैं? हरे पौधे आपके ये उत्पादक होते हैं। ये उत्पादक होते हैं, ये सूर्य के प्रकाश में जो है यहाँ पर क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण में जो है ये CO2 जल और ये इसको खनिज लवण इसको क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके क्या करते हैं? भोजन बनाते हैं। तो यही यहाँ पर जो है उत्पादक होते हैं। बाकी सभी को जो भोजन मिलता है वो इन्हीं हरे पौधों से मिलता है। तो इन्हीं से यहाँ पर शाकाहारी को भोजन मिलेगा, परजीवी भी इन्हीं से भोजन ग्रहण करेंगे, अपमार्जक भी ग्रहण करते हैं और इसके अलावा मृतपोषी भी यहाँ पर इससे भोजन ग्रहण करते हैं। और जो मांसाहारी होते हैं वो क्या करते हैं? इन शाकाहारी से भोजन प्राप्त करेंगे और फिर इन मांसाहारी से परजीवी, अपमार्जक, यहाँ पर मृतपोषी ये सभी यहाँ पर जो है भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से और यहाँ पर इन सभी से यहाँ पर भोजन कौन प्राप्त करता है? ये आपके जो अपघटक होते हैं वो जो होते हैं वो शाकाहारी, परजीवी, अपमार्जक, मृतपोषी इन सभी से भोजन प्राप्त करते हैं। और फिर अपघटक क्या करते हैं? ये जो होते हैं ये खनिज पोषक तत्वों को मृदा में जो है स्थानांतरित कर देते हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर इनमें आपस में संबंध होता है। तो यहाँ पर ये सभी जैविक और अजैविक घटक होते हैं। तो वही ध्यान दीजिए, पर बताया गया था कि जैविक घटक के बारे में। जैविक घटक क्या होते हैं? उत्पादक। उत्पादक कौन होते हैं? आपके हरे पौधे। अभी मैंने बताया, क्योंकि यही जो है क्या करते हैं वही बताया गया कि स्वपोषी हरे पादप, यानी कि जो हरे पौधे होते हैं ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए बोलते हैं स्वपोषी। ये क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या बोला जाता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में जो हरे पौधे होते हैं ये सूर्य के प्रकाश में जो है CO2 और जल को लेकर जो है वो पर्णहरिम द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं और इसके बाद O2 यानी कि ऑक्सीजन को जो है वो वातावरण में मुक्त करते हैं। और इन्हीं के द्वारा जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वो शाकाहारी, मांसाहारी सभी ग्रहण करते हैं। तो वही बताया गया एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हरे पादप हो गए, नील हरित शैवाल हो गए, ये सभी क्या है? ये उत्पादक है आपके। ठीक है। इसके अलावा दूसरा आपके कौन से होते हैं? उपभोक्ता। ये भी आपके जैविक घटक ही होते हैं। उपभोक्ता जो होते हैं ये भी आपके क्या होते हैं? जैविक घटक। उपभोक्ता की बात की जाए तो ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप सभी को पता है कि उपभोक्ता आपके शाकाहारी भी होंगे, मांसाहारी भी होंगे। तो ठीक है, तो ये आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो वही बताया गया कि सभी विषमपोषी जंतु जो होते हैं ये प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से पादपों से ही भोजन प्राप्त करते हैं। जितने भी विषम पोषी जंतु होते हैं ये प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप, अप्रत्यक्ष का मतलब क्योंकि हरे पौधे से शाकाहारी लोग जो होंगे उनको भोजन मिलेगा, फिर इन शाकाहारी को कौन खाएगा? ये मांसाहारी खाएंगे। तो कुल मिला के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भोजन मिलता है वो किससे मिलता है? वो इन्हीं उत्पादक यानी कि हरे पौधों से ही मिलता है। और इन्हें मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया गया, एक तो आपके शाकाहारी और दूसरे कौन होते हैं? मांसाहारी। एग्जाम्पल की बात की जाए तो जैसे खरगोश हो गया, चूहा हो गया, गिलहरी हो गई, बकरी हो गई, मवेशी हो गई, ये सभी क्या है? ये शाकाहारी होते हैं। और इसके अलावा पक्षी, बाज, ये सभी क्या है आपके? यहाँ पर सांप, लोमड़ी, ये सभी क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। और उपभोक्ता की बात की जाए तो मैंने पहले ही बताया कि उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता किन्हें कहते हैं? ये शाकाहारी जंतु होते हैं जो सीधे ही पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं, पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। प्रायः जीवों में सर्वाधिक संख्या इन्हीं की होती है। सबसे ज्यादा जो संख्या है जीवों में वो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ताओं की ही होती है। एग्जाम्पल के लिए हिरण, गाय, खरगोश आदि ये सभी आपके प्राथमिक उपभोक्ता हैं। द्वितीयक उपभोक्ता की बात की जाए तो ये प्राथमिक मांसभक्षी या फिर मांसाहारी जंतु होते हैं। ये क्या करते हैं? जो प्राथमिक उपभोक्ता थे आपके ये उनका भक्षण करते हैं और उनका भक्षण कर कर जो है उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि भेड़िया हो गया, सांप हो गया, मेढक हो गया, ये सभी क्या करेंगे? आपके हिरण, गाय, खरगोश जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता थे उनसे यहाँ पर ये जो भोजन है प्राप्त करते हैं। तो ये कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। फिर इसके बाद बात करेंगे तृतीयक उपभोक्ता या फिर सर्वोच्च उपभोक्ता। ये क्या करते हैं? ये द्वितीयक मांसभक्षी या फिर सर्वोच्च मांसभक्षी होते हैं। मतलब ये यहाँ पर सांप, मेढक, भेड़िया इन सभी को खा सकते हैं। तो वही बताया गया कि अन्य मांसाहारी जंतुओं का जो है शिकार करते हैं। जो मांसाहारी जंतु होते हैं उन सभी का क्या करते हैं? शिकार करते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके तृतीयक उपभोक्ता। जैसे कि आपका शेर हो गया, बाघ हो गया, चील हो गई, शार्क हो गए, ये सभी तृतीयक उपभोक्ता होते हैं।
इसके अतिरिक्त पारतंत्र में कुछ विशिष्ट उपभोक्ता भी होते हैं, जैसे कि आपके सर्वाहारी। ये उत्पादक और उपभोक्ता दोनों से भोजन प्राप्त करते हैं, मतलब उत्पादक से भी प्राप्त करते हैं और उपभोक्ता से भी प्राप्त करते हैं, जैसे कि सूअर हो गया, भालू हो गया, कुत्ता हो गया, मनुष्य हो गया। ये सब क्या होते हैं? ये सर्वाहारी होते हैं। ये उत्पादक से भी भोजन प्राप्त करते हैं और उपभोक्ताओं से भी प्राप्त करते हैं। इसके अलावा अपमार्जक या फिर मृताहारी, ये क्या होते हैं? ये जो मृत जीव होते हैं उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि आपका गिद्ध हो गया। ये जो मृत जीव होते हैं उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, तो इन्हें बोलते हैं अपमार्जक या फिर मृताहारी। इसके अलावा अपघटक, ये क्या करते हैं? ये भी मृत पादप या फिर जो जंतु होते हैं उसके शरीर को अपघटित कर देते हैं और उससे भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात की जाए तो जीवाणु हो गए, कवक हो गए, ये सभी जो है मृत पौधे या फिर जो जंतु होते हैं उनके शरीर को अपघटित करके उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये सभी हो गए आपके जैविक घटक। अब मैं बात करूंगा अजैविक घटक की। अजैविक घटक आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले तो भौतिक घटक, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। भौतिक घटक जैसे कि ताप, जल, वायु आदि, ये सभी इसके अजैविक घटक होते हैं। अकार्बनिक पदार्थ की जाए तो जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, कैल्शियम, सल्फर, फास्फोरस, ये सभी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और कार्बनिक पदार्थ की बात की जाए तो जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड आदि, ये सभी। इसके अलावा ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर मैं बात करूंगा तालाब का पारिस्थितिक तंत्र। जो आपको क्वेश्चन दिया गया था यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में यहां पर यह भी दिया गया था कि एक तालाब के पारतंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आपका केवल इतना लघु उत्तरी में भी आ सकता है कि तालाब के जो है पारतंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर हो सकता है इस क्वेश्चन में ये टॉपिक ना आए। तो अगर ये नहीं आएगा तो फिर आपको यहाँ पर इसके बारे में नहीं बताना है, इतना याद रखिएगा। तो जब भी तालाब का पारिस्थितिक तंत्र पूछा जाए तभी आपको बताना है। अब आपको पता है जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये एक तालाब का फिगर बना हुआ है। अब इस तालाब में जो है आपको पता है कि यहाँ पर हरे पादप होंगे, ठीक है। इसके अलावा शैवाल होंगे। तो यहाँ पर जो शैवाल होते हैं, वृहत जलीय जो पादप होते हैं, ये आपके उत्पादक होते हैं। ये क्या करते हैं? ये यहाँ पर सूर्य के प्रकाश में जो है भोजन का निर्माण करते हैं। और फिर उसके बाद इन्हीं शैवालों से जो है आपके यहाँ पर जो कीड़े, मेढक, कीड़ मकोड़े होंगे, ये सब इनसे भोजन प्राप्त करेंगे। फिर इनको जो है यहाँ पर बड़ी मछलियां जो होंगी वो इन कीड़ों और मेढकों को बड़ी मछलियां खा जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर ये सभी जो है उपस्थित होते हैं इस तालाब या झील में, इन पारिस्थितिकी समूह। तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर बताया क्या गया इसमें कि यहाँ जो हरे पादप या फिर जो शैवाल होते हैं अर्थात उत्पादक जो होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। ये क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। और कुछ छोटे जंतु अर्थात जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जैसे कि आपका कोपीपोडस, इसके अलावा प्राणी प्लवक आदि, ये जो है हरे शैवालों को खाते हैं। जो आपके उत्पादक थे, जो मैंने बताया हरे शैवाल, इन्हीं को क्या करते हैं? खाते हैं। और फिर इसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, जैसे कि लार्वा हो गया, मेढक हो गया, छोटी मछलियां हो गई, ये सभी क्या करेंगी? ये इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को खा लेते हैं, जैसे कि आपका कोपीपोडस, प्राणी प्लवक, इन सभी को ये जो है खा लेते हैं। तो ये क्या है? द्वितीयक उपभोक्ता हैं। इसके अलावा तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, जैसे कि आपकी मांसाहारी मछलियां होती हैं, बतख होते हैं, बगुले होते हैं, ये आदि द्वितीयक उपभोक्ताओं को क्या करते हैं? खा लेते हैं। और मांसाहारी मछलियों व फिर अन्य प्राणियों की मृत्यु के पश्चात जो अपघटक होते हैं वो इनके शरीर का अपघटन कर भोजन को यहाँ पर जो है प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है इस तालाब के पारिस्थितिक तंत्र को आपको प्रदर्शित करना है। तो वहां पर आपको बाकायदे इस फिगर को बनाकर सभी जीवों, शैवाल, जितनी भी चीजें बताई गई, पादप, प्लवक, ये सभी जो होते हैं आपकी ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तो इनके बारे में आपको यहाँ पर अच्छे से बताना है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा अपघटक होते हैं, ये क्या करते हैं? जो बड़ी मछलियां होती हैं, यहाँ पर जो मांसाहारी मछलियां या फिर जो अन्य प्राणियों की मृत्यु होती है, इसके पश्चात यही अपघटक जो होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये इनके शरीर का क्या कर देते हैं? अपघटन कर देते हैं और उसके बाद इससे क्या करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से आपको इसके बारे में बताना है। जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, मतलब आपको जैव विविधता की परिभाषा बतानी है। पिछले वर्ष भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण की विभिन्न विधियों पर विस्तार से वर्णन कीजिए। आपको यहाँ पर इसकी सभी विधियों के बारे में एक एक पॉइंट को तैयार करना है। तो ध्यान दीजिए, वही बताया गया है कि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र अथवा जीवों में पारस्परिक निर्भरता तथा अन्य क्रियाएं करते हुए पादप, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों का पाया जाना जो है ये क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। क्या बताया गया कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र अथवा जीवों में
पारस्परिक निर्भरता तथा अन्य क्रियाएं करते हुए जो पादप होते हैं, जंतु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, इनकी विभिन्न जातियां होती हैं, इन सभी को जो पाया जाना होता है वही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। और जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है वो रोजन ने किया था। किसने किया था? रोजन ने जो है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। और जैव विविधता की विलुप्ति के कारण, यानी कि जैव विविधता की विलुप्ति के कौन कौन से कारण है, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जैव विविधता की विलुप्ति के कारण, फिर हम लोग उसके संरक्षण। यहाँ पर मैं जितने भी पॉइंट बन सकते हो मैंने सारे इस क्वेश्चन में नोट कर दिए। बाकी जितना क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको उतने का ही आंसर देना है। मैंने यहाँ पर सारे पॉइंट इसलिए नोट कर दिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए इससे तो आपको कन्फर्म रहे। ठीक है, तो यहाँ पर विलुप्ति के कौन से कारण है? सबसे पहला कारण है प्राकृतिक आवासों का नाश। जो प्राकृतिक आवास थे उनका नाश, तो वही बताया गया कि मानव जनसंख्या में वृद्धि के कारण, जब जनसंख्या में वृद्धि हुई तो इसके कारण जो है प्राकृतिक क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप के कारण जीवों के प्राकृतिक आवासों का क्या हुआ? नाश हुआ। मतलब जो जीव थे उनके यहाँ पर जो भी प्राकृतिक आवास थे उनको क्या कर दिया गया? नष्ट कर दिया गया, क्योंकि जनसंख्या में वृद्धि हुई तो जहां पर जीव जंतु रहते थे उनके आवासों को भी नष्ट कर दिया गया, जिसके कारण जैव विविधता में कमी आई और आवासीय क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों में निरंतर जो है यहाँ पर वृद्धि हो रही है। और वृद्धि के कारण जो है वर्षा वनों का जो क्षेत्रफल है वो 18% से घटकर और भी कम हो गया। जो वर्षा वन थे उनका प्रतिशत इसी कारण से क्या हुआ? घटकर कम हो गया। दूसरा कारण क्या है? बड़े प्राकृतिक आवासों को टुकड़ों में बांटना, जैसे कि आपका कृषि, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, सड़कों तथा रेलों के निर्माण आदि के कारण जो है जो जीवों के बड़े प्राकृतिक आवास थे इनको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया? बांट दिया गया। इनको जो है यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बांट दिया गया, जिस कारण यहाँ पर विभिन्न जीव जातियों का जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर निवास करना और फिर उनका फैलाव तथा एक निश्चित स्थान तक सीमित होकर ही यहाँ पर रह गया। इसके अलावा तीसरा कारण क्या है? प्रदूषण। जीवों के प्राकृतिक आवासों में आई कमी के साथ साथ प्रदूषण भी एक मुख्य कारण है, जिसके कारण किसी समुदाय में उपस्थित बहुत सी जातियां जो है वो प्रभावित होती हैं। इसके अलावा चौथा कारण क्या है? विदेशी जातियों का आक्रमण या फिर आगमन हुआ। तो बहुत सी विदेशी जातियां अपने आप को बदलती पर्यावरणीय दशाओं में जो है आसानी से अनुकूलित कर लेती हैं तथा ये उस पर्यावरण में उपस्थित प्राकृतिक जातियों का क्या करती हैं? भक्षण करती हैं और भक्षण करके उन्हें समाप्त कर देती हैं। एक ये भी कारण है जैव विविधता लुप्त होने का। इसके अलावा सह विलुप्तता, यानी कि एक जाति के विलुप्त होने से उस पर आधारित जो दूसरी जंतु है या जो पादप जातियां हैं वो भी क्या होती हैं? विलुप्त होने लगती हैं। जैसे कि जब एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है तब उसके विशिष्ट परजीवी भी क्या होते हैं? वो विलुप्त होने लगते हैं। जो भी विशिष्ट यहाँ पर वो भी होते हैं परजीवी वो भी क्या होते हैं? विलुप्त होने लगते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है जैव विविधता के विलुप्तीकरण को आप समझा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे जैव विविधता का संरक्षण, किस प्रकार से इसका संरक्षण किया जा सकता है। तो संरक्षण की कई सारी विधियां हैं, जैसे कि पहला तो है स्वस्थानीय संरक्षण। पहली विधि क्या है? स्वस्थानीय संरक्षण। वैसे मैंने इसको आपको समझाया था लघुत्तरी में भी, स्वस्थानीय, ठीक है। तो वही यहाँ पर फिर से दोबारा आया है कि स्वस्थानीय संरक्षण। इसमें क्या होता है कि स्वस्थानीय संरक्षण में विभिन्न जातियों के जीनों को प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित जो पारिस्थितिक तंत्र हैं इनमें संरक्षित किया जाता है और इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो है भारत में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, इसके अलावा जैव मंडल जो है वो रिजर्व बनाए गए हैं। जैव मंडल रिजर्व जो है यहाँ पर इसके लिए बनाए गए। तो वही बताया गया। पहला तो क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। अब राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बता सकते हैं वह क्षेत्र जो वन्य जीवों के लिए पूर्ण रूप से संरक्षित होता है। राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए यहाँ पर संरक्षित होता है? पूरी तरह से जो है यहाँ पर वन्य जीवों के लिए संरक्षित होता है तथा जहाँ शिकार खेलना, पशु चराना, फसल बोना ये सब निषेध होता है, मतलब अमान्य होता है, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। और इन क्षेत्रों में जंतुओं या फिर प्राण जात तथा पादपों या फिर वनस्पति जात दोनों का संरक्षण किया जाता है। मतलब पौधों का, जंतुओं का, इन सभी का जो है यहाँ पर क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है, बचाव किया जाता है। और भारत में लगभग 120 प्लस राष्ट्रीय उद्यान हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1936। देखिए ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि इससे आपके लघुत्तरी क्वेश्चन भी आएंगे और आपके इसके अलावा लघुत्तरी और यहाँ पर जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इन पे बनाए जा सकते हैं।
और भारत के राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि आपका केवलादेव जो कि भरतपुर में है, इसके अलावा रणथंभौर, ये सवाई माधोपुर, इसके अलावा सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में है, काजीरंगा जो कि असम में है, इसके अलावा बांधवगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है। इस प्रकार आप राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता सकते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया अभ्यारण्य। तो अभ्यारण्य क्या होते हैं? वे प्राकृतिक क्षेत्र जहां केवल जंतुओं को ही संरक्षण प्रदान किया जाता है। अभी तक जो आप पढ़ रहे थे उसमें यहाँ पर जंतुओं और पौधों दोनों को संरक्षण दिया जाता था। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ केवल जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है। अभ्यारण्यों में वृक्षों का काटना, उनके उत्पादन प्राप्त करना प्रतिबंधित होता है, इस पर रोक लगी होती है। और अभ्यारण्य में मानव क्रियाकलापों की अनुमति जो है उस सीमा तक होती है जहां इससे वन्य जीव को जो है उसके जीवन में कोई भी प्रभाव या कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, वहीं तक जो है वो मानव क्रियाकलाप की अनुमति होती है। इस समय भारत में जो है लगभग 585 अभ्यारण्य है। कितने हैं? 585। और भारत में सबसे अधिक वन्य अभ्यारण्य जो है वो अंडमान और निकोबार में स्थित है, ये याद रखिएगा। तीसरा आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ऐसे क्षेत्र जो है ये बहुउद्देशीय आरक्षित क्षेत्र होते हैं जिनके द्वारा किसी भी पारतंत्र में जो है वो आनुवंशिक विविधता बनाए रखी जाती है। इनके द्वारा जो है यहाँ पर आनुवंशिक विविधता जो है इसको बनाए रखा जाता है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। और इन क्षेत्रों में केवल जंतुओं तथा पादपों की जातियों का ही संरक्षण नहीं होता, वरन इन क्षेत्रों में निवास करने वाले मनुष्यों को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है। जैव मंडल में क्या होता है? यहाँ पर जंतुओं, पौधों, उनके अलावा जो है मनुष्यों को भी संरक्षण प्रदान किया जाता है। उदाहरण की बात की जाए तो जैसे कि नीलगिरी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो कि तमिलनाडु, केरल, इसके अलावा कर्नाटक में है। इसके अलावा आप यहाँ पर बता सकते हैं तप्त स्थल के बारे में। तप्त स्थल यहाँ पर जो है पृथ्वी पर जो पादपर्यों एवं जंतुओं की दुर्लभ प्रजातियां हैं, इनकी घनी आबादी के क्षेत्र होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें जो है यहाँ पर तप्त स्थल बोला जाता है, जो कि यहाँ पर मानवीय गतिविधियों द्वारा नष्ट होने के खतरे का सामना करते हैं। और जैव संवेदी क्षेत्र भी कहलाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? जैव संवेदी क्षेत्र। तप्त स्थल को जैव संवेदी क्षेत्र भी बोला जाता है। और भारत में पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाट के प्रमुख जैव संवेदी क्षेत्र जो हैं वो संसार में लगभग 36 हॉट स्पॉट हैं, ये याद रखिएगा। हॉट स्पॉट या फिर तप्त स्थल दोनों का मतलब एक ही, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पेपर में हॉट स्पॉट भी लिख के आ सकता है, तप्त स्थल भी पूछा सकता है कि तप्त स्थल किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको लघुत्तरी में भी पढ़ाया था तप्त स्थल के बारे में, वहां पर भी मैंने बताया था। इसके अलावा अब देखिए, अभी तक आप पढ़ रहे थे स्वास्थ्य के बारे में, अब मैं बात करूंगा बाह्य स्थानीय संरक्षण की। बाह्य स्थान पर किस प्रकार से संरक्षण किया जाता है, तो वही बताया गया है कि संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवासों से अलग करके एक विशेष स्थान पर जो है संरक्षित करना बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। उनके जो है प्राकृतिक स्थान को छोड़कर उन्हें किसी अन्य जगह ले जाकर उनको संरक्षित करना बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। जैसे कि चिड़ियाघर हो गया, आखेट फार्म हो गया, सफारी पार्क हो गए, जलशाला हो गई, वनस्पति उद्यान हो गए, बीज बैंक एवं जीन बैंक हो गए। इन जगह पर जब यहाँ पर जीवों को संरक्षित किया जाता है तो उन्हें बोलते हैं बाह्य स्थानीय संरक्षण। और बाह्य स्थानीय संरक्षण में जो है विभिन्न उपाय हैं जहाँ जीव जंतुओं को संरक्षित किया जाता है। जैसे कि पहला तो है आपका जीन बैंकों की स्थापना। इसके लिए क्या किया गया है? इसके लिए जो है यहाँ पर जीन बैंकों की स्थापना की गई है। इसके अलावा द्रुत शीत परीक्षण बनाए गए हैं, ऊतक संवर्धन तैयार किए गए, तो वही बताया गया जीन बैंकों की स्थापना। दुर्लभ, संकटग्रस्त एवं वांछित गुणों युक्त जो वन्य जीव जंतु होते हैं, इनको जिन सुरक्षित स्थानों में संरक्षित किया जाता है उन्हें जीन बैंक कहते हैं। क्या बताया गया? दुर्लभ, संकटग्रस्त एवं वांछित गुणों वाले जो भी वन्य जीव जंतु होते हैं, इनको जिस स्थान पर सुरक्षित किया जाता है उसे जीन बैंक कहते हैं। और इसके अतिरिक्त ये बाह्य स्थानीय संरक्षण जीन सक्षम बीजों का संग्रहण भी करते हैं। इसके अलावा मैंने दूसरा आपको बताया द्रुत शीत परिरक्षण। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत दुर्लभ तथा संकटग्रस्त पादपों के जर्म प्लाज्म को बहुत कम ताप पर जो है संग्रहित किया जाता है और इसे जो है क्रायो वेजिटेशन या फिर क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, इसे बोलते हैं द्रुत शीत परिरक्षण। इसके अलावा ऊतक संवर्धन, इस विधि में क्या होता है? इस विधि का प्रयोग जो है उन पादपों के लिए किया जाता है जिन पादपों में बीज नहीं बनते अथवा एक विशेष आनुवंशिक लक्षण का
क्लोन तैयार करना होता है यहाँ पर ऊतक संवर्धन में। तो इस प्रकार से यहाँ पर आज जितने भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए गए ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और इन्हें आपको अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने लगभग आपको सभी टाइप के यानी कि अति लघुत्तरी, इसके अलावा आपके बहुविकल्पी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको चैप्टर वाइज बता दिए हैं। तो जितने भी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब एक न्यू सेशन आएगा जिसमें आपके फिगर स्पेशल क्लास होगी, मतलब वहां पर जो पेपर में केवल फिगर पूछे जाते हैं उससे संबंधित आपको नेक्स्ट क्लास जो है अब प्रोवाइड की जाएगी। तो जितने भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इन्हें सभी को अच्छे से तैयार करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ये याद रखिएगा। धन्यवाद।